हेलो दोस्तों। तो 2025 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन हो चुका है समाप्त। जी हाँ, आईपीएल का आज दूसरा दिन था और काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि आज आईपीएल ने एक बार फिर से हिस्ट्री बनाई है। और आज एक 13 वर्षीय खिलाड़ी, पहली बार कोई 13 वर्ष का खिलाड़ी इस आईपीएल के लिए चुना गया है। और वह खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 1 करोड़ 10 लाख में। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अब राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। यदि हम आज की मेन हेडलाइंस की बात करें तो मैं पहले कुछ अच्छे प्लेयर्स जो कि अनसोल्ड रहे उनकी बात करने वाला हूं, और इसके बाद आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कौन कौन सी टीम में किन किन प्लेयर्स का हुआ सिलेक्शन, क्या बन सकती है उनकी प्लेइंग 11, और कहां पर टीमों ने की है चूक, और कौन सी टीम बन चुकी है पूरी मजबूत। यह सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले आज सैम करन बिके हैं सीएसके की तरफ से 2.4 करोड़ रुपए में। तो सैम करन अब खेलते हुए नजर आएंगे सीएसके के लिए 2.4 करोड़ में। वहीं वैभव सूर्यवंशी को मिले हैं 1.10 करोड़ रुपए, जो कि सबसे छोटे खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल में बिकने वाले 13 वर्षीय। वहीं डेविड वार्नर, हम इनको आईपीएल के सफल बैट्समैन बोल सकते हैं। डेविड वार्नर कल के जैसे ही आज भी अनसोल्ड रहे, और कई आईपीएल फैंस या वार्नर फैंस का दिल टूट चुका है, क्योंकि इस खिलाड़ी की इतनी तो थी कि यह बेस प्राइस पे किसी भी टीम में जा सकता था, परंतु किसी टीम ने इन्हें मौका नहीं दिया और डेविड वार्नर अनसोल्ड रह गए। वहीं एक बार फिर से दिल टूटा है शार्दुल ठाकुर को देखकर। शार्दुल ठाकुर, जिनकी डिमांड पिछले आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा थी, एक अच्छे ऑलराउंडर्स, आजकल वो भारतीय टीम से भी नज़रअंदाज हुए हैं। परंतु यहाँ पर किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि शार्दुल ठाकुर के पीछे कोई भी टीम बोली नहीं लगाएगी, परंतु जब शार्दुल ठाकुर का नाम लिया गया तो ये पहली बार में अनसोल्ड हो गए। उसके बाद डबल से जब नाम आया तो सबको उम्मीद थी कि भैया इस बार तो कोई ना कोई टीम इनके पीछे जाएगी जरूर, परंतु एक बार फिर से दिल टूटा और शार्दुल ठाकुर भी रह गए अनसोल्ड। ये काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था सारी टीमों का कि किसी ने भी इनको अपनी बेस प्राइस पे भी अपनी टीम में नहीं रखा। यदि हम अगली बात करें तो अगली हेडलाइंस बनती है विल जैक्स की। विल जैक्स अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे एमआई की तरफ से। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 5.25 करोड़ में अपनी टीम में कर लिया है शामिल, और मुंबई ने जब शामिल किया तो आकाश अंबानी खुद खड़े होकर आरसीबी मैनेजमेंट का पास गए थे, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट के पास ऑप्शन था कि वह आरटीएम का यूज़ कर ले, पर आरसीबी, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, आरसीबी के मैनेजमेंट की सोच ही कुछ अलग है, वो कुछ और ही सोचते हैं, और उन्होंने विल जैक्स के लिए कोई आरटीएम यूज़ नहीं किया। हम सभी जानते थे पिछले आईपीएल में एक टाइम पे आरसीबी बाहर होने की कगार पर था, और वहाँ से एंट्री हुई विल जैक्स की, और विल जैक्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाया था। तो हमें सबको उम्मीद थी कि विल जैक्स रिटेन होंगे। जब विल जैक्स रिटेन नहीं हुए तो उसके बाद हमें लगा कि ये आरटीएम के तहत यहाँ पर आरसीबी में शामिल होंगे, परंतु आरसीबी वालों की सोच का कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए 17 साल से भी ट्रॉफी घर नहीं आई है, और हो सकता है कि 18वीं बार भी ट्रॉफी घर नहीं आए, क्योंकि इनके फैसले ही ऐसे होते हैं। और विल जैक्स को इन्होंने छोड़ दिया, और विल जैक्स अब होंगे मुंबई इंडियंस के साथ 5.25 करोड़ में। वहीं विल जैक्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में इन्होंने मुंबई इंडियंस से छीन लिया है टीम डेविड को। टीम डेविड अभी तक मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आते थे, परंतु अब खेलेंगे आरसीबी की तरफ से, क्योंकि आरसीबी ने इन्हें 3 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं दीपक चहर अब चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दीपक चहर को भी मुंबई इंडियंस ने 9.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया है, और बुमराह और बोल्ट के बाद दीपक चहर तीसरे बेहतरीन बॉलर्स यहाँ पर मुंबई में शामिल हो चुके हैं। वहीं अभी आपको मैंने सैम करन का पहले ही बता चुका हूँ। फाफडू प्लेसिस भी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे 2 करोड़ रुपए में। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। वहीं भुवनेश्वर कुमार, हमारे स्विंग किंग, अब खेलेंगे आरसीबी की तरफ से। स्विंग किंग को आरसीबी ने 10.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है, और इसके लिए यहाँ पर आरसीबी के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि
ये सही फैसला पहली बार आरसीबी के मैनेजमेंट ने कुछ अच्छा फैसला किया है भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में शामिल करके। यदि हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, अब हम बात करने वाले हैं टीम वाइज अब किस प्रकार से इनका स्क्वाड नज़र आ रहा है और कैसी टीम बन सकती है, क्या इनकी रेटिंग हम दे सकते हैं। यदि हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इन्होंने अपने पर्स में सिर्फ 5 लाख रुपए बचाए हैं, मतलब बहुत ही कंजूसी की है। तो यदि हम बात करें टोटल प्लेयर्स की, तो इन्होंने 25 प्लेयर खरीदे, जिसमें 18 इंडियन और 7 ओवरसीज़ प्लेयर खरीदे हैं। यदि हम इनके बैटर्स की बात करें, तो बैटर्स के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स के पास आपको दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़, शेख रशीद, आंद्रे सिद्धार्थ सिंह, राहुल त्रिपाठी और डेवन कॉनवे। यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी और डेवन कॉनवे प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। तो बैटर्स में नो डाउट काफ़ी अच्छे बैटर्स इनके पास है, 3 बैटर्स होना अच्छी बात है। पर ये चेन्नई सुपर किंग्स ने भी आज के ऑक्शन में जो गलती की है, वो गलती दिखती है यहाँ पर विकेट कीपर के रूप में। हालांकि इनके पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे विकेट कीपर है MS धोनी, पर हम सब जानते हैं कि MS धोनी अगले 1 या 2 साल में जो उन्होंने बोला था डेफिनेटली नॉट को डेफिनेटली में बदलेंगे। इसका मतलब MS धोनी 1 या 2 साल और CSK के लिए खेलेंगे। इसके अलावा इनको कहीं ना कहीं विकेट कीपर ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा। हालांकि डेवन कॉनवे कर लेते हैं, परंतु इंडियन विकेट कीपर्स तलाशना जरूरी हो गया था। तो इन्होंने विकेट कीपर के रूप में वंश बेदी को अपने साथ जोड़ा जरूर है, पर वंश बेदी को अभी किसी ने देखा नहीं है, या इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विकेट कीपर में थोड़ी सी यहाँ पर इस टीम के साथ कमी नज़र आती है। वहीं यदि हम ऑलराउंडर्स की बात करें, तो ऑलराउंडर्स इनके पास भर भर के है। वहाँ पर आपको नजर आएंगे शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज, रचिन रवीन, जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन और सेम करन। यदि प्लेइंग 11 में शामिल करने की बात आती है, तो इतने प्लेयर्स हैं इनके पास कि ये शिवम दुबे को, रविंद्र जडेजा डेफिनेटली आप शामिल करना चाहेंगे। विजय शंकर को भी लिया तो इसी पोटेंशियल से, परंतु मैं नहीं मानता कि विजय शंकर स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में इनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि दीपक हुड्डा है, अंशुल कंबोज बॉलर माने जाते हैं ऑलराउंडर से ज़्यादा। रचिन रवीन जरूर इनके प्लेइंग 11 में होंगे। कमलेश नागरकोटी, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन और सेम करन भी इनको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं यदि हम देखें तो इनका जो प्लेइंग 11 आपको नज़र आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। वहाँ पर आपको दिखेंगे डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी या रचिन रवीन, नंबर 4 पर होंगे रचिन रवीन, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर MS धोनी, 8 पर अश्विन, खलील अहमद, पथिराना और नूर अहमद। यहाँ पर मैं सेम करन को भी डालना चाहूँगा। सेम करन नूर अहमद की जगह ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका स्क्वाड आपको दिख सकता है। तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी में थोड़ा सा दिक्कत नज़र आता है। इस कारण से CSK को हम दे रहे हैं 8 मार्क्स। बाकी तो ओवरऑल इन्होंने अच्छी तैयारी की है ऑक्शन की, पर कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी परेशानी नज़र आ रही है इंडियन बैटर्स को लेकर। यदि हम अगली टीम की बात करें, तो अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी सिर्फ 5 लाख रुपए बचे थे। इसका मतलब वो और प्लेयर नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने कुल 21 प्लेयर को खरीदा, जिसमें 13 इंडियंस तो 8 ओवरसीज प्लेयर है। KKR पिछली बार की चैंपियन थी। यदि हम बैटर्स की बात करें, तो KKR के पास बैटर्स में रिंकू सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे शामिल है। यहाँ पर रिंकू सिंह और अंगक्रिश रघुवंशी दोनों पहले से KKR के लिए खेलते आ रहे हैं और अभी भी उम्मीद है कि ये प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल होंगे। वहीं विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में 2 बेहतरीन विकेट कीपर, जो भी फॉरेनर विकेट कीपर हैं, वो इन्होंने शामिल किए हैं। और इनके दोनों विकेट कीपर ओपनिंग बल्लेबाजी भी, विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी करना जानते हैं। वहीं एक इंडियन विकेट कीपर है लोनित सिसोदिया, जो कि शायद प्लेइंग 11 से बाहर नजर आएंगे। और इन दोनों में से भी आपको क्विंटन डिकॉक या रहमानुल्लाह गुरबाज में से भी एक ही विकेट कीपर खेलता हुआ नजर आएगा। यदि हम इनके ऑलराउंडर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय, रोमान पॉवेल, वेंकटेश अय्यर और मोइन अली।
यदि आप प्लेइंग 11 में देखेंगे तो सुनील नारायण आपको डेफिनेटली दिख रहे हैं, आंध्र रसल दिखने वाले हैं, रमनदीप सिंह भी दिखने वाले हैं और आपको दिखेंगे वेंकटेश अय्यर। ये 4 खिलाड़ी आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में। वहीं बैटर्स में यदि हम देखें तो यदि विकेट कीपर की बात करें पहले तो क्विंटन डीका, कियार रहमानुल्लाह, गुरबाज में से एक ही आपको दिखेगा 5 खिलाड़ी। और यदि हम देखें बैटर में रिंकू सिंह और अंगक्रिश रघुवंशी, तो ये 7 खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, एनरिक नोरकिया और स्पेंसर जॉनसन। जिसमें से 4 प्लेयर्स आपको जो सिलेक्ट करने हैं, आप वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा को डेफिनेटली सिलेक्ट कर रहे हैं, साथ में आप एनरिक नोरकिया को लेंगे और यहाँ पर वैभव अरोड़ा या मयंक मार्कंडे में से कोई भी एक बॉलर खेल सकता है। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है दिल्ली की। वैसे तो मैं डिटेल प्लेइंग 11 अगले वीडियो में लाने वाला हूँ, अभी थोड़ी टाइम की कमी है और सारी टीमें डिस्क्राइब करना है, इसलिए अभी हम सिर्फ नाम जो मैं बोल रहा हूँ उसके सहारे ही हम प्लेइंग 11 बता रहे हैं। तो यदि हम इनके प्लेयर्स को रेटिंग दें तो इस टीम को हम 9 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सारे स्लॉट यहाँ पर सारे बॉक्स टिक कर लिए है। तो ये था दिल्ली का पूरा स्क्वाड। यदि बात करें हम दिल्ली करेंगे, ये केकेआर का स्क्वाड था। यदि हम बात करें अगला स्क्वाड आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, जिनके पास भी पर्स में मात्र 20 लाख रुपए बचे थे। इसका मतलब वो भी कोई खिलाड़ी नहीं खरीद सकते थे। तो इन्होंने कुल खरीदे हैं 23 खिलाड़ी, जिसमें से 16 इंडियंस और 7 ओवरसीज प्लेयर है। यदि बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में इनके पास रहेंगे करुण नायर, हैरी ब्रूक, जैक फ्रेजर मैकगर और फाफ डू प्लेसिस। तो इनके पास हैरी ब्रूक, जैक फ्रेजर मैकगर और फाफ डू प्लेसिस के रूप में 3 नायाब हीरे हैं और इनमें से 2 हीरे आपको प्लेइंग 11 में जरूर नजर आएंगे। वहीं विकेट कीपर में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा और केएल राहुल के रूप में। तो केएल राहुल तो खेलना ही खेलना तय है। ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और अभिषेक पोरेल रिटेन हुए थे। तो यहाँ से भी आपको 3 प्लेयर मिल रहे हैं। आपने बैटर से भी 2 प्लेयर्स तो निकाले ही निकाले हैं, तो 5 बेहतरीन बैटिंग लाइनअप आपको नज़र आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं और वो करेंगे ही करेंगे। उनका साथ दे सकते हैं फाफ डू प्लेसिस या जैक फ्रेजर मैकगर। अभिषेक पोरेल ने भी पिछली बार काफ़ी ओपनिंग की थी, तो हो सकता है केएल राहुल, अभिषेक पोरेल ओपन कर जाएं और नंबर 3 पर आपको खेलते हैं जैक फ्रेजर मैकगर और नंबर 4 पर आपको दिखेंगे हैरी ब्रूक। नंबर 5 पर बारी आएगी ट्रिस्टन स्टब्स की, तो वहीं नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर आपको आशुतोष शर्मा नज़र आएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलराउंडर्स में सिर्फ सारे इंडियंस पे भरोसा किया है। ऑलराउंडर्स में आपको दिखेंगे अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, दर्शन नालकंडे, अजय यादव मंडल, विपराज निगम, मानव कुमार, त्रिपुर्णा विजय और माधव तिवारी। तो इसमें सिर्फ जहां तक प्लेइंग 11 की बात करूं तो समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा को ही मौका मिलने वाला है, इसके अलावा किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो यहां से नंबर 6 पर आपको अक्षर पटेल और नंबर 7 पर आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। यदि हम बॉलिंग की बात करें तो इनके पास है कुलदीप यादव, दुष्मंथी चमीरा, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, टी नटराजन और मुकेश कुमार। तो यहाँ पर आपको 4 बॉलर यदि चुनने हैं तो आप कुलदीप यादव को जरूर रखेंगे, आप मिचेल स्टार्क को जरूर रखना चाहेंगे, आप टी नटराजन और मुकेश कुमार को चुनेंगे। तो ये प्लेइंग 11 सॉर्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है दिल्ली की। तो दिल्ली में एक जो कमी नज़र आई वो ऑलराउंडर्स को लेकर है कि ऑलराउंडर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। यदि हम अक्षर पटेल को छोड़ दें तो कोई भी ऑलराउंडर्स इतना एक्सपीरियंस लेके नहीं आता है। तो इस कारण से इस टीम को भी 8 मार्क्स ही मिलना चाहिए। यदि हम अगली टीम की बात करें तो अगली टीम आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके पास भी मात्र 20 लाख रुपए बाकी थे और इन्होंने खरीदे हैं मात्र 20 प्लेयर, जिसमें 13 इंडियन और 7 ओवरसीज है। परंतु जब हम इनके प्लेयर्स देखेंगे तो एक से बढ़कर एक प्लेयर आपको नजर आएंगे। इनके पास बैटर में आपको दिखेंगे अभिनव मनोहर, अथर्व ताइदे, सचिन बेबी और अनिकेत वर्मा। यदि आप ये नाम देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे नाम है, क्योंकि किसी को भी कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ अभिनव मनोहर और अथर्व ताइदे थोड़ा बहुत IPL खेले हैं, इतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस इन दोनों को भी नहीं है। परंतु
बेटर्स के बाद जब आप विकेट कीपर में जाएंगे तो आपको दो एकदम खतरनाक विकेट कीपर दिखेंगे, अनुभवी विकेट कीपर दिखेंगे, और विस्फोटक विकेट कीपर में हेनरिच क्लासन और ईशान किशन। ये दोनों संभवतः प्लेइंग 11 में खेलने ही वाले हैं क्योंकि काफ़ी महंगे खरीदे हैं। 23 करोड़ 11.25 करोड़ दोनों को मिले हैं। तो हेनरिच क्लासन और ईशान किशन इनके दो प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं। वहीं अगली सूची आ रही है ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स की सूची में इनके सारे विस्फोटक या मैं बोलूँ सारे जो प्रोबेबल 11 में शामिल होने वाले खिलाड़ी यहाँ पर शामिल है, जिसमें आपको दिख जाएंगे पैट कमिंस जो इनके कप्तान है नंबर 3, नीतीश रेड्डी नंबर 4, अभिषेक शर्मा नंबर 5, ट्रेविस हेड नंबर 6 और हर्षल पटेल 7। हालांकि ब्राइडन कार्स और कामिंदू मेंडिस को भी इन्होंने शामिल किया है, परंतु इनको प्लेइंग 11 में शायद ही मौका मिले क्योंकि यहाँ पर 4 फॉरेनर की जगह है, और 4 फॉरेनर में आपको एक हेनरिच क्लासन जरूर नजर आएंगे, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। आपको चौथा फॉरेनर प्लेयर ढूंढना होगा, और वो चौथा फॉरेनर प्लेयर मेरे हिसाब से बॉलिंग में ही जाएगा। तो यदि हम देखें तो इनका जो प्लेइंग 11 बनने वाला है, ओपन करेंगे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, यहाँ पर दैत्य और दानव की जोड़ी। नंबर 3 पर आपको दिखेंगे ईशान किशन, वही नंबर 4 पर हेनरिच क्लासन, नंबर 5 पर नीतीश रेड्डी, या 4 पर नीतीश रेड्डी और 5 पर हेनरिच क्लासन। यदि हम देखें तो बॉलर्स में इनके पास है जयदेव उनादकट, मोहम्मद शमी, एडम जंपा, ईशान मलिंगा, सिमरजीत सिंह, राहुल चहर। यहाँ पर आप इनको थोड़ा सा कम यहाँ पर बॉलिंग में आंक सकते हैं क्योंकि मोहम्मद शमी के अलावा कोई इतना खास बॉलर इन्होंने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है जिसका कि इम्पैक्ट टीम पर पड़े। इनके पास स्पिनर के रूप में राहुल चहर और एडम जेम्पा है। राहुल चहर का परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रहा था। अभी जो 23 वाला जो इवेंट हुआ था, एज 23 का जो इमर्जिंग प्लेयर्स हो रहे थे, उसमें टूर्नामेंट में राहुल चहर को भर भर के मार पड़ी थी। तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा बॉलिंग को लेकर एसआरएच डिसअपॉइंटेड हो सकता है। यहाँ पर एसआरएच को परेशानी हो सकती है मेनली स्पिनर को लेकर। तो इसलिए एसआरएच को भी 8 मार्क्स ही मिलने वाले हैं क्योंकि बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है जिस हिसाब से उनकी बैटिंग ज़बरदस्त है। यदि हम अगली बात करें, अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास पर्स में बचे मात्र 10 लाख रुपए और इन्होंने खरीद लिए हैं 24 प्लेयर, जिसमें 18 इंडियन तो सिर्फ 6 ओवरसीज खरीदे हैं। देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या हाल है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, मैथ्यू ब्रिडके और एडन मार्क्रम। यहाँ पर आपको आयुष बदोनी और डेविड मिलर जरूर खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में। यदि तीसरे प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको निकोलस पुरन, ऋषभ पंत और आर्यन जुएल। तो निकोलस पुरन और ऋषभ पंत ये दोनों प्लेयर प्लेइंग 11 में होंगे क्योंकि ऋषभ पंत तो सबसे महंगे बिके हैं 27 करोड़, वहीं निकोलस पुरन को इन्होंने रिटेन किया 21 करोड़ में। तो यदि 4 प्लेयर 4 बैटर्स इनके पास अच्छे बैटर्स हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ऋषभ पंत के पास और निकोलस पुरन के पास है T20 का। यदि हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, आर हेंगस्कर, अरसिन कुलकर्णी, युवराज चौधरी और मिचेल मार्श के रूप में एक अच्छा ऑलराउंडर्स इन्होंने शामिल किया है। पर अभी भी कहीं ना कहीं आपको बैटिंग में कहीं कमी नज़र आ रही है क्योंकि अभी इनके पास ओपनर, यदि ओपनर देखें तो ये मिचेल मार्श के साथ जा सकते हैं, पर अभी भी मिचेल मार्श का साथी इनको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि एडन मार्क्रम मुझे खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आयुष बदोनी के साथ जाना होगा। नंबर 3 पर ऋषभ पंत को रखेंगे, नंबर 4 पर निकोलस पुरन, नंबर 5 पर डेविड मिलर और नंबर 6 पर शाहबाज अहमद या अब्दुल समद। तो इस कारण से यहाँ पर बैटिंग में गहराई नहीं है, या मैं बोलूँ कि बैटिंग इतनी सॉलिड नहीं है। आपको पुरन और ऋषभ पंत पे काफ़ी कुछ डिपेंड होना पड़ेगा। तो इस कारण से थोड़ा सा इनका ऑक्शन इतना अच्छा नहीं गया है जितना ये कर सकते थे। आपने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में ख़रीदा, आपने हिस्ट्री बनाई, वो काफ़ी अच्छा काम किया, पर आपको शायद ओपनर पर ध्यान देना चाहिए था। आप एक इंडियन ओपनर
पृथ्वी शॉ जैसा खिलाड़ी भी शामिल आपकी टीम में कर सकते थे कि जो आपको एक प्रॉपर ओपनिंग भूमिका निभा सके। तो यहाँ पर ओपनर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इनको। यदि हम इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो रवि बिश्नोई और मयंक यादव को इन्होंने रिटेन किया था, मोहसिन खान को भी इन्होंने रिटेन किया है, आकाशदीप सिंह को अपने साथ जोड़ा है, आकाश सिंह, मणिमरण, सिद्धार्थ, दिग्विजय सिंह, समर जोसेफ, आवेश खान और प्रिंस यादव। तो यहाँ पर आवेश खान के रूप में एक अच्छा बॉलर इनको जरूर मिला है। तो आवेश खान, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और मोहसिन खान, ये 4 बॉलर खेलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम एलएसजी को नंबर देने की बात करें तो एलएसजी को सिर्फ हम 7 मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं लग रही है। हालांकि जिस दिन पूरन का दिन होगा वो पूरा चूरन बगला देंगे सारी टीमों का, पर हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, और जिस दिन पूरन नहीं चले तो आप सिर्फ ऋषभ पंत के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर एलएसजी थोड़ी सी कमज़ोर लगी है, पेपर पर तो कमज़ोर नज़र आ रही है। यदि अगली बात करें, अगली टीम है पंजाब किंग्स, जो कि यहाँ पर पूरा पैसा लेकर उतरी थी और उन्होंने अपने पैसे से 110 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं और 35 लाख रुपए फिर भी इनके पास बच गए। यहाँ पर इन्होंने पूरी खरीदी की है, 25 में से 25 खिलाड़ियों को खरीदा है, 17 इंडियन और 8 ओवरसीज़। तो यदि हम इनकी खरीदी पर नज़र मारें तो पंजाब किंग्स के पास आपको बैटर नज़र आएंगे श्रेयस अय्यर, मुशीर खान, नेहल वडेरा, हरनूर सिंह और पायला अविनाश। इसमें आपको 2 प्लेयर्स जरूर खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में, श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा। इसका मतलब इनके 2 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाज। यदि हम विकेट कीपर देखें तो प्रभ सिमरन सिंह, जॉस इंग्लिश और विष्णु विनोद। तो प्रभ सिमरन सिंह के साथ जॉस इंग्लिश ओपन कर सकते हैं, तो ये 2, और तीसरे पर श्रेयस अय्यर, चौथे पर नेहल वडेरा आपको नज़र आ सकते हैं। यदि हम इनके ऑलराउंडर्स देखें तो ऑलराउंडर्स में आपको दिखेंगे मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्ला ओमर जाई, प्रवीण दुबे, प्रियांश आर्या, मार्को यानसन, हरप्रीत बरार, श्रेयांश हेगड़े और शशांक सिंह। तो बैटिंग लाइनअप आपको अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको शशांक सिंह मिल जाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल मिल जाते हैं, मार्कस स्टोइनिस मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि ये जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके मार्कस स्टोइनिस से ओपन करवा ले और ग्लेन मैक्सवेल और शशांक सिंह इनके 4 और 5 बल्लेबाज हो सकते हैं। तो प्रभ सिमरन सिंह के साथ मार्कस स्टोइनिस ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर नंबर 3, नेहल वडेरा नंबर 4, नंबर 5 पर आपको ग्लेन मैक्सवेल नजर आएंगे, नंबर 6 पर आपको शशांक सिंह दिख सकते हैं, नंबर 7 पर मार्को यानसन, नंबर 8 पर हरप्रीत बरार, और बॉलर्स में आपको दिखेंगे अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और यहाँ पर विजय कुमार वयस्क। यश ठाकुर को भी इन्होंने शामिल किया है। इनके पास लोकी फर्ग्यूसन भी है और जेवियर बार्टलेट भी है, परंतु जेवियर बार्टलेट और लोकी फर्ग्यूसन फॉरेनर होने के साथ साथ यहाँ पर 4 प्लेयर्स में बाउंडेशन जो है उसके कारण प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे। तो पंजाब ने अच्छी खासी खरीदी की है, अच्छा ऑक्शन इनका गया है, तो इसलिए पंजाब को हम 9 मार्क्स दे सकते हैं। यदि हम बात करें अगली टीम की तो अगली टीम आपको दिखेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इस टीम का सब इंतज़ार करते हैं कि ये ऑक्शन में क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि इनके कमाल ही अजीब होते हैं। कभी ये बैटर्स अच्छे करती है तो इनके पास बॉलर्स नहीं होते, कभी बॉलिंग अच्छी लाइनअप अच्छी करती है तो बैटर्स नहीं लेते हैं, और कभी कभी तो कुछ और ही कर जाते हैं। तो आज हम देखते हैं आरसीबी ने क्या किया। यदि आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने 22 प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें 14 इंडियंस तो 8 ओवरसीज प्लेयर है। यदि हम इनके बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और स्वास्तिक चिकारा आपको नजर आएंगे। देवदत्त पडिक्कल को भी इन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी टीम में शामिल किया है। देवदत्त पडिक्कल एक बार अनसोल्ड हो गए थे, डबल से इन्होंने इनके लिए बोली लगाई और बेस्ट प्राइस पे खरीदा है। तो विराट कोहली और रजत पाटीदार तो आपको प्लेइंग 11 में नजर आ ही रहे हैं, हो सकता है देवदत्त पडिक्कल भी ओपन करते हुए नजर आए। वहीं इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया जितेश शर्मा और फिलिप सॉल्ट के रूप में 2 अच्छे विकेट कीपर शामिल किए हैं, परंतु जितेश शर्मा को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दिया है। यदि हम बात करें ऑलराउंडर्स की तो ऑलराउंडर्स में स्वप्निल सिंह, जेकब बेथेल, रोमरियो सेफर्ड, लियम लिविंगस्टन, कृणाल पंड्या, टीम डेविड और मनोज भांगड़ा के रूप में इन्होंने शामिल किया है। यहाँ पर
यदि हम ऑलराउंडर्स की रेटिंग देखें तो स्वप्निल सिंह अच्छे बाय हैं, आपको लियम लिविंगस्टन अच्छे दिखेंगे, आपको कृणाल पंड्या भी अच्छे लग सकते हैं, और टीम डेविड। तो ये 4 प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये 4 साथ में आपको फिलिप सॉल्ट और जितेश शर्मा 6, विराट कोहली, रजत पाटीदार 8 प्लेयर्स तो यहाँ पर तय हैं कि ये प्लेइंग 11 में ज़रूर होंगे। जिसमें आपको फॉरेनर्स की बात करें तो फॉरेनर्स में आपको नजर आएंगे फिलिप सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और टीम डेविड, ये 3 फॉरेनर्स हैं। और यदि हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में इन्होंने शामिल किया है भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, नुआन थुषारा, लुंगी एनगिरी, रसिक डार सलाम, यश दयाल, श्रेयस शर्मा और अभिनंदन सिंह को। तो भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और लुंगी एनगिरी, रशिक डार सलाम, यश दयाल, ये 5 बॉलर हैं जिनमें से 3 बॉलर जरूर शामिल होंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है भुवनेश्वर कुमार के साथ आपको जॉस हेजलवुड और यश दयाल दिख सकते हैं प्लेइंग 11 में। हालांकि रशिक डार सलाम को भी इन्होंने 6 करोड़ में अच्छे खासे पैसे देके खरीदा है, तो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रशिक डार सलाम का भी यही यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार की थोड़ी सी आरसीबी की टीम थोड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है। हालांकि बैटिंग में इनके पास विस्फोटक सारे बल्लेबाज हैं। टीम डेविड का कोई भरोसा नहीं होता है, लियम लिविंगस्टन का कोई भरोसा नहीं होता है। इस कारण से ये एक बार फिर से डिपेंड होंगे विराट कोहली के ऊपर। तो बैटिंग को देखते हुए इस बार थोड़ी सी कम नज़र आई है जितना बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हुई है। तो आप इनको भी 8 या 8.5 नंबर दे सकते हैं। अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने 20 प्लेयर खरीदे हैं जिसमें 14 इंडियन और 6 ओवरसीज प्लेयर हैं। यदि इनकी बैटर्स की बात करें तो इनके पास है यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे और वैभव सूर्यवंशी, 13 साल के वैभव सूर्यवंशी। तो यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर और वैभव सूर्यवंशी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी का तय नहीं है, परंतु जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी के पीछे भागे थे तो हो सकता है प्लेइंग 11 में उनको शामिल किया जाए। यदि विकेट कीपर की बात करें तो नो डाउट उनके कप्तान खुद वहां पर खड़े हैं, संजू सैमसन, और साथ में रहेंगे ध्रुव जुरेल। कुणाल सिंह राठौड़ को भी इन्होंने ब्रेस प्राइस पे शामिल किया है। यदि हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में नजर आते हैं रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक और नीतीश राणा। तो यदि हम इनकी बैटिंग लाइनअप देखें तो यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और नीतीश राणा, ये 6 प्लेयर आपको यहाँ पर अच्छी बैटिंग लाइनअप दे सकते हैं। यदि बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मडवाल, कुमार कार्तिकेय, क्वेन माफाखा, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षण, फजल हक फारूकी, अशोक शर्मा और जोफ्रा आर्चर। इसका मतलब इनके पास फॉरेनर बॉलर्स की भरमार पड़ी हुई है, जिसमें से आपको जोफ्रा आर्चर, फजल हक फारूकी, वानिंदु हसरंगा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ में आपको संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे भी दिख सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है राजस्थान का। एक बैटर की कमी लग रही है, ये 1 या 2 बैटर्स और खरीद सकते थे। जिस हिसाब से इन्होंने बॉलर्स खरीदे, बॉलर्स एक कम करके ये बैटर की तरफ जाते तो ज़्यादा फायदा होता। हालांकि इनके पास स्पिनर, 2 फॉरेनर स्पिनर इन्होंने खरीदे हैं, और वानिंदु हसरंगा एक ऑलराउंडर से जो बैटर की कमी पूरा कर सकते हैं, पर वानिंदु हसरंगा को कोई भरोसा नहीं होता है। इस कारण से एक बैटर शॉर्ट है और राजस्थान रॉयल्स को 7 नंबर ही मिलेंगे इस कारण से। यदि लास्ट टीम एक और टीम बची है इसके बाद। अभी यदि हम अगली टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खाते में सिर्फ 20 लाख रुपए बचे हैं और इन्होंने खरीद लिए हैं 23 प्लेयर। 23 प्लेयर्स में 15 इंडियन तो 8 ओवरसीज़ है। तो मुझे मोटा भाई ओवरसीज़ को तो कभी भी कम नहीं खरीदेंगे, इस कारण से 8 ओवरसीज़ का स्लॉट उन्होंने फुल किया है। यदि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे तो आपको दिख जाएंगे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा जैसे बड़े नाम। इनके साथ में इन्होंने शामिल किया है बेवन जेकब्स को, जिनके अत्ते पत्ते भी नहीं चलेंगे, ये प्लेइंग 11 में कभी भी शामिल नहीं होने वाले हैं। यदि हम विकेट कीपर की बात करें तो रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज और कृष्णा श्रीजीत, यहाँ पर विकेट कीपर की कमी इनको साफ नज़र आ रही है। जहाँ पर ईशान किशन कंटिन्यू खेलते थे, ईशान किशन को जाने के बाद इन्होंने रॉबिन मिंज और कृष्णा श्रीजीत जो
कि 2 ऐसे विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर जिनको कोई अनुभव नहीं है, उनको शामिल किया है। साथ में एक फॉरेनर विकेट कीपर रयान रिकेल्टन के तौर पर शामिल किया है, जो ओपनिंग बल्लेबाजी करना जानते हैं, रोहित शर्मा के साथ ही हो सकते हैं। तो थोड़ी सी मुंबई को यहाँ दिक्कत हो सकती है। यदि ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में भी कोई कमी नहीं है। हार्दिक पांड्या, नमनधीर, राज बावा, विगेश पुथुर, विल जैक्स और मिचेल सेंटनर। तो यहाँ पर आपको यदि इनकी बैटिंग लाइनअप दिखाऊं तो आपके रोहित शर्मा के साथ में आपको विल जैक्स ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर आपको दिखेंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 तिलक वर्मा, नंबर 5 नमनधीर, नंबर 6 हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर ये रॉबिन मिंज को खिला सकते हैं एज अ विकेट कीपर बैटर। तो इनकी बैटिंग तो सॉर्टेड है, बस थोड़ी सी परेशानी विकेट कीपिंग की हो सकती है, क्योंकि विकेट कीपर बैटर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और यदि हम इनके बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग में भी कोई परेशानी नहीं है। नंबर 8 पर आपको दीपक चहर मिल जाते हैं, जो एज अ ऑलराउंडर खेल सकते हैं। नंबर 9 पर आपको ट्रेंट बोल्ट मिलते हैं। नंबर 10 पर आपको जसप्रीत बुमराह मिलते हैं। पर नंबर 11 जब आप ढूंढने जाएंगे तो आप ढूंढेंगे विकल्प एक स्पिनर का, और स्पिनर के रूप में आपको सिर्फ करण शर्मा और अल्लाह गज्जफर अफगानिस्तान के प्लेयर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पिनर की प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुंबई के साथ। तो मुंबई को भी 8 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। हमारी लास्ट टीम है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस की बात करें तो बैटर्स में आपको दिखेंगे शुभमान गिल के साथ ओपन करते हुए साई सुदर्शन, साथ में इन्होंने बेस्ट प्राइस पर ग्लेन फिलिप्स को भी शामिल किया है। वहीं विकेट कीपर के रूप में अनुज रावत, कुमार कुसागर और जॉस बटलर का विकल्प है। तो यहाँ पर आपको शुभमान गिल के साथ जॉस बटलर ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर आपको दिखेंगे साई सुदर्शन। तो वहीं ऑलराउंडर्स की सूची इनके पास भर भर के है। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, निशांत सिंधु, रवि कृष्णन, साई किशोर, गेराल्ड कोएटजी, जयंत यादव, अरशद खान, करीब जन्नत, सरफेन रदरफोर्ड, महिपाल लोमरो और वाशिंगटन सुंदर। तो यदि ऑलराउंडर्स की लिस्ट में तो ये नाम दिख रहे हैं, परंतु इसमें ज़्यादातर आपको बॉलर ही नज़र आएंगे। यदि हम शाहरुख खान और महिपाल लोमरो को छोड़ दें तो बाकी सब आपको बॉलर ही नज़र आएंगे। ये मेनली बॉलर ही है, इतना डेप्थ नहीं देते बैटिंग में। तो आपके 4 प्लेयर आप कुमार कुसागर को खिला सकते हैं। पर यदि आप लोमरोर की तरफ जाते हैं तो नंबर 5 पर लोमरोर, नंबर 6 पर शाहरुख खान, नंबर 7 पर राहुल तेवतिया, नंबर 8 पर आप जाएंगे राशिद खान की तरफ, नंबर 9 वाशिंगटन सुंदर, तो नंबर 10 पर आपको दिखेंगे कगिसो रबाड़ा और 11 पर मोहम्मद सिराज के रूप में आपको विकल्प दिख सकते हैं। तो प्लेइंग 11 में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर आप एक बैटर, अच्छा बैटर आप शॉर्ट हो सकते हैं। यदि महिपाल लोमरोर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर शाहरुख खान पर डिपेंड होना पड़ेगा, और शाहरुख खान भी इतने अच्छे ज़बरदस्त खिलाड़ी आईपीएल में अभी तक दिखे नहीं हैं। तो एक इंडियन बैटर्स, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास भी शॉर्ट है, इस कारण से इनको भी 8 नंबर ही मिलेंगे। तो ये था आईपीएल के दूसरे दिन का हाल। आपको हमने सारा स्क्वाड दिखा दिया, पूरे कौन सी टीम ने कितने खिलाड़ी और कौन कौन से खिलाड़ी खरीदे हैं, और कौन सी टीम कौन से खिलाड़ी से शॉर्ट है। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए प्लेइंग 11 भी पूरी बनाने वाले हैं कि इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और कहाँ पर ये कर चुके हैं गलती। तो यह सब कुछ आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो इसके लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।